नमस्कार, असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को भारतीय नौसेना को आईएनएस विशाखापट्टनम सौंपा था और अब नेवी को कलवरी क्लास की चौथी सबमरीन आईएनएस वेला मिलने वाली है, जो 25 नवंबर को भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगी। कलवरी क्लास की चौथी सबमरीन आईएनएस वेला को मुंबई के माझगांव डॉकयार्ड में बनाया गया है। देश की सुरक्षा को देखते हुए भारत लगातार विध्वंसक युद्धपोत और पनडुब्बी निर्माण के क्षेत्र में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को भारतीय नौसेना को आईएनएस विशाखापट्टनम सौंपा था और अब नेवी को कलवरी क्लास की चौथी सबमरीन आईएनएस वेला मिलने वाली है, जो 25 नवंबर को भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगी। कलवरी क्लास की चौथी सबमरीन आईएनएस वेला को मुंबई के माझगांव डॉकयार्ड में बनाया गया है। इससे पहले आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी और आईएनएस करंज भारतीय नौसेना में शामिल हो चुकी है। ये सारी सबमरीन फ्रांसीसी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की तकनीक पर बनाई गई है और दुनिया की बेहतरीन सबमरीन में से एक है। आईएनएस वेला 75 मीटर लंबी है और इसका वजन 1615 टन है। इसमें 35 नौसैनिक और 8 ऑफिसर रह सकते हैं और ये समुद्र के अंदर 37 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है। ये एक बार 1020 किलोमीटर की दूरी समुद्र के अंदर तय कर सकती है और एक बार अपने बेस से निकलने के बाद 50 दिन तक समुद्र में रह सकती है। आईएनएस वेला में दुश्मन के जहाज पर हमला करने के लिए 18 टॉर्पीडो लगे हुए हैं। इसमें टॉर्पीडो की जगह 30 समुद्री सुरंगें भी लगाई जा सकती है, जिससे दुश्मन के जहाजों को तबाह किया जा सकता है। ये सबमरीन दुश्मन के जहाजों को तबाह करने के लिए मिसाइलों से भी लैस है। आईएनएस वेला को नौसेना में शामिल होने के बाद इनकी तादाद कुल 17 हो जाएगी। कलवरी क्लास की 2 और सबमरीन वागीर और वाकशीर के अगले साल के अंत तक नौसेना में शामिल होने की संभावना है। अरिहंत क्लास की स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन अरिघात के समुद्री ट्रायल चल रहे हैं और इसके अगले साल तक नौसेना में शामिल होने की संभावना है। नौसेना अगले दशक तक 9 न्यूक्लियर और 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनाने की योजना पर काम कर रही है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। असम अरुणाचल सीमा पर मंगलवार को उपद्रवियों ने वन विभाग पर गोलीबारी की, जिसके चलते वन विभाग ने अपनी आत्मरक्षा के लिए शून्य में 3 गोलियां चलाई। असम अरुणाचल सीमा पर मंगलवार को गोलियों की तरतराहट। अरुणाचली उपद्रवियों ने वन विभाग पर गोलियां चलाई। असम अरुणाचल सीमा के रामपुर बीट के अंतर्गत 2 नंबर बेल बस्ती क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई की सूचना मिलने के बाद रामपुर बीट के वन विभाग के लोग जब जांच करने गए, तब उपद्रवियों ने वन विभाग पर गोलीबारी की। उपद्रवियों की ओर से 3 गोलियां चलने के बाद वन विभाग ने भी अपनी आत्मरक्षा के लिए शून्य में 3 गोलियां चलाई। ये पहली बार नहीं है जब उपद्रवियों ने ऐसा किया हो। इससे आगे 3 दिन पहले भी वन अधिकारी को अरुणाचलियों ने कैद करके रखा था। लखीमपुर से राहनुद्दीन अहमद की रिपोर्ट, असम आदित्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में केंद्रीय कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया। जानकारी के अनुसार कृषि कानून को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में केंद्रीय कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कृषि कानून को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके बाद 29 नवंबर से शुरू होने जा रहे संसद के शीतकालीन सत्र में तीनों कानूनों को आधिकारिक रूप से वापस लिए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं
आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे और इसके लिए सरकार बिल लेकर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को राष्ट्र को संबोधित करते हुए नए कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों से अपने घर वापस जाने की अपील की थी और एमएसपी को प्रभावी व पारदर्शी बनाने के लिए कमेटी के गठन का ऐलान किया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था, एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। पीएम मोदी द्वारा कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद भी किसान संगठनों ने प्रदर्शन वापस नहीं लेने का फैसला किया था और कहा था कि वे प्रदर्शन तब तक जारी रखेंगे जब तक संसद की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। अब सवाल ये है कि मोदी कैबिनेट से कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी के बाद क्या किसान आंदोलन खत्म होगा? न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 24 नवंबर की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1859 में चार्ल्स डार्विन की ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का प्रकाशन हुआ था। 1874 में अमेरिका के खोजकर्ता जोसेफ फरवेल ग्लीडन ने वाणिज्यिक रूप से सफल कांटेदार तार का पेटेंट हासिल किया था। 1877 में डिप्टी कमिश्नर बनने वाले पहले हिंदुस्तानी कवासाजी जमाशेदजी पेटिग्रा का जन्म हुआ था। 1955 में क्रिकेट के सबसे धमाकेदार हरफन मौला खिलाड़ियों में शुमार इयान बॉथम का जन्म हुआ था। 1963 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के हत्यारे ली हार्वे ऑसवाल्ड की आज ही के दिन हत्या कर दी गई थी। 1999 में भारत की कुंजू रानी देवी ने एथेंस में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। 2001 में तुर्की की ग्रैंड नेशनल असेंबली ने देश के कानून में बदलाव करके महिलाओं को कानूनी तौर पर पुरुषों के बराबर ला खड़ा किया था। 2003 में हिंदी फिल्मों में कॉमेडी का तड़का लगाने वाली उमा देवी खत्री का निधन हुआ था। 2007 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ 8 वर्षों के निर्वासन के बाद स्वदेश लौटे थे। 2018 में भारतीय महिला मुक्केबाजी की सुपरस्टार एमसी मैरी कॉम ने 10वीं महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। और आज ही के दिन सन 2020 में भारत सरकार ने अली एक्सप्रेस, अलीपे कैशियर, कैमकार्ड समेत 43 और चीनी मोबाइल ऐप पर पाबंदी लगाई थी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।